Studyplexity, CLAT, and Judiciary. हेलो एस्पिरेंट्स एंड व्यूअर्स। आपने तो ये सेंसेशनल न्यूज़ हेडलाइन अपने सोशल मीडिया के थ्रू या फिर किसी न्यूज़ चैनल के माध्यम से या फिर किसी न्यूज़ आर्टिकल के थ्रू ज़रूर पढ़ रखा होगा। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि आप में से 99% व्यूअर्स जो इस वीडियो को अभी देख रहे हैं, उन्होंने जब इस न्यूज़ को पहली बार यानी इस न्यूज़ हेडलाइन को पहली बार देखा होगा, तो आप में से बहुत सारे लोग इसे एक स्टूडेंट के रूप से देख रहे होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इस न्यूज़ हेडलाइन को एक आम जनता के रूप से देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। और बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इसे एक वेल इन्फॉर्म्ड इंडियन सिटीजन के रूप से देख रहे होंगे, समझ रहे होंगे और इसको फॉलो कर रहे होंगे। लेकिन आज मैं ये चाहता हूं कि आप सभी इस न्यूज़ हेडलाइन को एक लॉयर के रूप से देखें। सो हैव अ लुक ऑफ दिस न्यूज़ हेडलाइन। इस न्यूज़ हेडलाइन की जो न्यूज़ आर्टिकल है वो ये कहती है कि 3 मई 2026 के दिन पूरे भारत देश में एनटीए यानी नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा नीट एग्जामिनेशन कंडक्ट कराई जाती है। वही एग्जामिनेशन जिस एग्जाम के थ्रू पूरे भारत देश में बनने वाले डॉक्टर्स को चुना जाता है। कुछ ही दिन बाद यानी 12 मई 2026 को एनटीए के द्वारा यानी भारत सरकार के द्वारा इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करा दिया जाता है। सवाल है क्यों? वो इसलिए क्योंकि कुछ ही दिन के बाद यह डिस्कवर होता है कि पूरे भारत देश में एक गेस्ट पेपर सर्कुलेट हो रहा था, जिसमें ऐसे क्वेश्चंस थे जो नीट एग्जामिनेशन में पूछे गए 120 क्वेश्चन से मैच हो रहे थे, वो भी हूबहू विद फुल स्टॉप एंड कॉमा। और जब इसकी जांच बिठाई गई तो प्राइमा फेसी ये डिस्कवर किया गया कि ये एग्जामिनेशन के जो क्वेश्चन है वो कहीं ना कहीं लीक हो चुके थे, जिससे एक वाइड स्प्रेड आउटरीच क्रिएट हो गया पूरे भारत देश में। वाइड स्प्रेड आउटरीच को देखते हुए सरकार और एनटीए ने यह डिसाइड किया कि इस एग्जामिनेशन को कैंसिल करा दिया जाए। लेकिन सवाल यह उठता है कि हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस? और यही चीज को, इसी सवाल को ढूंढने के लिए आज हम इस क्लास में आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूं। मेरा नाम है धीरज एंड आई एम द फैकल्टी ऑफ लीगल रीजनिंग इन द क्लास सेगमेंट ऑफ स्टडीप्लेक्सिटी। और मैं आपको यह सिखाऊंगा कि जब आप कभी भी ऐसे सेंसेशनल न्यूज आर्टिकल को, न्यूज हेडलाइन को फॉलो करते हैं, देखते हैं, तो आपका ब्रेन एक पब्लिक की तरह नहीं, एक सिटीजन की तरह नहीं, एक आम जनता की तरह नहीं, जबकि एक लॉयर की तरह उसे देखने का काम करना चाहिए। और आप एक लॉयर की तरह किसी न्यूज आर्टिकल को कैसे देखेंगे, यही मैं आपको सिखाने वाला हूं इस नेक्स्ट 1 घंटे की क्लास में। सो बी विथ मी। सबसे पहली चीज ये समझनी होगी कि एक लॉयर का ब्रेन काम कैसे करता है। और मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आपको ऐसे कई स्टोरीज एक न्यूज आर्टिकल और स्टोरीज के रूप में दिखाई देंगे, लेकिन शायद आपको यह पता भी नहीं होगा उस न्यूज को फॉलो करते हुए कि ये आने वाले 2026 के क्लैट एग्जामिनेशन में या फिर 2027 के क्लैट एग्जामिनेशन में आपके पैसेज का एक हिस्सा बन सकता है। वही पैसेज जिस पैसेज में आपको कुछ प्रिंसिपल्स ढूंढने होंगे, क्योंकि भारत देश में पेपर लीक होना बहुत आम बात है। इसलिए आप किसी भी आने वाले क्लैट एग्जामिनेशन में एक लीगल रीजनिंग का क्वेश्चन के रूप में इसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। और जब आप उस पैसेज को ध्यान से देखेंगे तो उसमें आपकी जिम्मेदारी एक लॉयर के रूप से यह हो जाती है कि हम उस पैसेज के अंदर एक लीगल प्रिंसिपल को ढूंढे और उस प्रिंसिपल के आधार पर यह आंकलन करने की कोशिश करें कि कौन जिम्मेदार है ऐसे पेपर लीक्स का। इसको समझने के लिए हमें यह समझना होगा कि पैसेज और प्रिंसिपल्स फॉर्म कैसे किए जाते हैं। सो सबसे पहले वी आर गोइंग टू सी दिस। एग्जामिनेशन में जब क्वेश्चन पूछा जाएगा तो बहुत अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एक तरीका तो यह हो सकता है कि 2024 में पार्लियामेंट के द्वारा बनाए गए एक लॉ यानी पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 के सेक्शन 3 के रूप में आपको यह मेंशन कर दिया जाए प्रिंसिपल। क्या कहता है ये आर्टिकल आपको दे दिया गया है और इस आर्टिकल में यह प्रिंसिपल है। आप 30 सेकंड का समय लीजिए, इसे फॉलो कीजिए और इसको ध्यान से एक बार पढ़िए कि ये पैसेज का प्रिंसिपल आपसे कहना क्या चाहता है। whoever being the person whoever being a person entrusted with the custody
or handling of a question paper for a public examination. Leaks or causes to be leaked such question paper or any part thereof to any unauthorized person before the scheduled commencement of the examination, punished with the imprisonment for a term not less than 3 years or up to 5 years and shall also be liable to a fine up to 10 lakh rupees. ये बेसिकली आपको इस पब्लिक एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 का सेक्शन 3 कुछ इस तरीके से रीड आउट करता है। आपको इस पर्टिकुलर प्रिंसिपल के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट बातों को देखना है जो कंडीशंस है। क्या है कंडीशन जिसको फॉलो करने की रिक्वायरमेंट है? Whoever being a person, एक ऐसा पर्सन इंटरेस्टेड जिसके ऊपर ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है विद द कस्टडी और हैंडलिंग ऑफ ए क्वेश्चन पेपर, एक ऐसा व्यक्ति जिसके पास हु इज द कस्टोडियन ऑफ द क्वेश्चन पेपर, जिसके पास उस क्वेश्चन पेपर को हैंडलिंग करने की या फिर उसके पास कस्टडी दी गई है फॉर अ पब्लिक एग्जामिनेशन यानी सरकारी एग्जामिनेशन के लिए, लाइक नीट। लीक्स और कॉजेज टू बी लीक्स, और ये एक कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या कहती है? दूसरी कंडीशन ये कहती है कि अगर वो पेपर लीक हो जाता है या फिर कॉजेज टू बी लीक या फिर लीक होने की संभावनाएं बन जाती है, उनकी वजह से लीक हो जाता है, सच क्वेश्चन पेपर, क्या लीक हो जाता है? ऐसा क्वेश्चन पेपर और या फिर क्वेश्चन का कोई ऐसा हिस्सा जो किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास चला जाता है, यानी एक ऐसे पर्सन के पास चला जाता है जो अनऑथराइज्ड होता है, लेकिन कब? बिफोर द एग्जाम शेड्यूल्ड कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, एग्जामिनेशन से कुछ समय पहले, बाद में चला जाए किसी अनऑथराइज्ड पर्सन के पास, तो सेक्शन 3 उस पर अप्लाई नहीं होगा। पनिश्ड, और अगर ऐसा होता है तो पनिश किया जाएगा उसे इंप्रिजनमेंट फॉर ए टर्म नॉट लेस देन 3 साल से कम या फिर मैक्सिमम 5 साल तक की उसके सजा हो सकती है, एंड उसे फाइन भी लग सकता है 10 लाख रुपए तक। यह पूरा सेक्शन 3 आपको रीड आउट करके पढ़ाया जाता है, हाँ या ना? आपको पता होना चाहिए कि जब नीट एग्जामिनेशन का पेपर लीक हुआ 42 घंटे पहले, तो इसका मतलब जब यह फाइंड आउट हुआ कि 42 घंटे यानी 42 आवर्स पहले ही क्वेश्चन पेपर मार्केट में सर्कुलेट हो रहे थे, तो इसका मतलब है कि यह पार्ट सेटिस्फाई हो रहा है। अब सीबीआई की जांच चल रही है, उसका काम है यह पता लगाना कि वो कौन कौन से पर्सन इन्वॉल्व हैं जो इस पेपर लीक में शामिल थे। लेकिन वो पर्सन, क्या एक पर्सन इंटरेस्टेड विद द कस्टडी था या नहीं था? मान लेते हैं कि कोई कोचिंग संस्थान किसी राज्य में, उसके पास वो क्वेश्चन पेपर आ गया, तो सवाल उठता है कि क्या उस पे सेक्शन 3 लागू होगा या नहीं होगा? तो जवाब है नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि उस पर्सन के पास, वो पर्सन रिस्पॉन्सिबल नहीं था, उसके पास वो कस्टोडियन नहीं था उस पेपर को हैंडल करने का, या उस पेपर की कस्टडी उसके पास थी जिसकी वजह से ये लीक हुआ। तो ये बात आपको वर्ड टू वर्ड समझना, इसलिए मैंने आपको कहा कि न्यूज आर्टिकल को जब आप पढ़ते हैं तो एक लॉयर के रूप से समझिए। जब आप इस पैसेज को ध्यान से देखेंगे अपने क्लैट के क्वेश्चन पेपर पे, तब आपको इसे इसी तरीके से डिकोड करना है और अपनी लॉजिकल माइंड को लगाना है। इसीलिए इस एग्जामिनेशन, इस पेपर का नाम रखा गया है लीगल रीजनिंग, कि आपके पास लीगल टर्म्स होने चाहिए, यानी सिद्धांत होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए, और आपको उस पर एक रीजनिंग अप्लाई करनी है। क्लियर है? जब आप इसको पढ़ रहे हैं और आपके पास कुछ न्यूज आर्टिकल हो या ना हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम उस पर बात करेंगे अभी। लेकिन बहुत सारे लोगों ने सेक्शन 32 भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 32 के तहत आर्टिकल 14 और आर्टिकल 21 के वायलेशन के तहत इसे सुप्रीम कोर्ट में, इस पेपर लीक को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है, और एनटीए को डिसमिशल करने का या एनटीए को रद्द करने का, पूरी एजेंसी को रद्द करने का, और सरकार के एजुकेशन मिनिस्टर के खिलाफ केस फाइल करने की अपील की है, और केस फाइल करने का जो है रिट पिटीशन लगा दिया गया है। ये न्यूज अगर आप फॉलो कर रहे होंगे तो आपको ये बात पता होगा। अब हम थोड़ा सा कुछ फैक्ट्स को ध्यान से देखते हैं। कुछ फैक्ट्स क्या कहते हैं? आपने उस लीगल प्रिंसिपल को ध्यान से देख रखा है जो अभी हमने जस्ट देखा है, हाँ या ना? अगर आपने देख लिया है तो आपके लिए 3 सवाल है मेरे पास, और उस 3 सवाल को उस पैसेज के तहत आप ध्यान से देखें।
आप या तो इस पैसेज को अपने नोटबुक पे लिख लें या फिर आप इस क्वेश्चन पेपर को लिख लें, क्वेश्चन को लिख लें। अब मैं आपसे पूछता हूं 3 सवाल और समझिए। पहला फैक्ट ये कहता है अहसनुल हक सिटी कोऑर्डिनेटर फॉर नीट यूजी 2024, और ये एकदम रियल फैक्ट्स पर आधारित फैक्ट्स है जो ऑलरेडी हुई है, क्योंकि 2024 में भी नीट का पेपर लीक हो चुका था लेकिन एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं हुआ था। इस बार पूरा का पूरा एग्जामिनेशन कैंसिल हो गया पब्लिक आउटरीच की वजह से। और जो केसेस चल रहे हैं उसमें कोर्ट किस तरीके से जजमेंट लेगा, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा, वो भी हम समझेंगे अभी जस्ट। और आपको यह भी समझ में आएगा एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया कि प्रॉब्लम कहां है जिसकी वजह से लोगों को न्याय नहीं मिलता है। हम सब पे बात करेंगे लेकिन आप ध्यान से देखिए क्योंकि क्लास काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। अहसनुल हक जो सिटी कोऑर्डिनेटर था नीट यूजी एग्जामिनेशन 2024 का, उसने अलाउ किया एक सिविल इंजीनियर को अलाउ किया कहां? टू एंटर द कंट्रोल रूम में अलाउ किया टू फोटोग्राफ द पेपर। यह है कि आप फोटोग्राफ कर ले। सो बेसिकली फैक्ट का मैं पूरी जानकारी दे देता हूं, आपके लिए वो रेलेवेंट नहीं है। ये थी बात कि हसनुल हक सिटी कोऑर्डिनेटर थे हजारीबाग के। क्लियर है? हजारीबाग के सिटी कोऑर्डिनेटर थे, किसी ओएसिस स्कूल के वो सिटी कोऑर्डिनेटर थे और उनके बेसिकली टीचर थे। उनको सिटी कोऑर्डिनेटर बनाया गया था नीट यूजी एग्जामिनेशन का, और उन्होंने एक सिविल इंजीनियर को अलाउ किया जिसने डिजिटल लॉक को तोड़ करके, हैक करके, जो पूरा ट्रंक था पेपर जिसमें रखा जाता है उससे निकाल करके उस क्वेश्चन पेपर को फोटोग्राफ किया था। क्लियर है? अब सवाल यह है कि फैक्ट यह कहता है, अब सवाल यह है कि क्या अहसनुल हक सेक्शन 3 के लिए लायबल होंगे या नहीं। आपने ये पढ़ लिया, क्या सेक्शन 3 के तहत लायबल होंगे या नहीं, या रिस्पॉन्सिबल होंगे या नहीं। तो सेक्शन 3 को आप ध्यान से देखिए। कोई भी ऐसा व्यक्ति जिस पर्सन को इंट्रस्ट किया गया था, जिसके पास कस्टडी होनी चाहिए थी, हैंडलिंग होनी चाहिए थी क्वेश्चन पेपर के लिए फॉर अ पब्लिक एग्जामिनेशन। आप इतनी बात को समझिए, अभी हम लीक के बारे में छोड़ देते हैं, बस इतनी बात समझिए। ठीक है? सवाल यहां पे यह है कि अहसनुल हक सिटी कोऑर्डिनेटर थे, तो जाहिर सी बात है कि इनको यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई थी कि उन्हें क्वेश्चन पेपर को संभाल करके रखना है, क्योंकि पूरे हजारीबाग में जहां पे भी सेंटर्स एलोकेट किए गए हैं वहां पे यहीं से क्वेश्चन पेपर जाएगा और एग्जामिनेशन के दिन और एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन उन्होंने एक अनऑथराइज्ड पर्सन जो सिविल इंजीनियर है उसको अलाउ किया, जिसकी वजह से क्वेश्चन पेपर लीक हुआ। तो आपका आंसर क्या होना चाहिए? कमेंट करके बताइए आप। यस, ही इज लायबल, क्योंकि ये पर्सन इंटरेस्टेड पर्सन है और पब्लिक एग्जामिनेशन, और नीट एक पब्लिक एग्जामिनेशन है। ठीक है? हो सकता है कि यहां पे नीट की जगह कुछ और दे दे जो पब्लिक एग्जामिनेशन ना हो, तो फिर प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि सेक्शन 3 ऑफ द एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 ये कहता है कि सिर्फ पब्लिक एग्जामिनेशन में अगर कुछ होता है तो वो पर्सन लायबल होगा। इस केस में लायबल है। यस। नाउ कम टू द फैक्ट 2। अ क्लास 12 स्टूडेंट इन कोटा हु रिसीव्ड अ लीक्ड पीडीएफ ऑन व्हाट्सएप practiced it and scored 680 out of 72। 720 में से 680 मार्क्स ले आता है, क्योंकि एग्जामिनेशन से पहले इसके पास एक पीडीएफ पहुंच चुका था व्हाट्सएप के थ्रू, और उसने इसकी प्रैक्टिस कर ली और एग्जामिनेशन हॉल में बैठा और इसने 680 मार्क्स स्कोर कर लिए। और अगर एग्जामिनेशन कैंसिल नहीं होता है तो ये नीट के लिए क्वालिफाई कर जाता है और इसे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाती है। क्या ये पर्सन सेक्शन 3, और ध्यान दीजिए, गुनेगार है या नहीं मैं उस पर बात नहीं कर रहा हूं, अनफेयर है या नहीं उस पर बात मैं नहीं कर रहा हूं, क्या ये पर्सन सेक्शन 3 ऑफ द एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन एक्ट के तहत लायबल है या नहीं? आपका आंसर तभी पता चलेगा जब आप इसको ध्यान से देखते हैं। कोई भी ऐसा फैक्ट जो हमने देखा है, कंडीशंस, हमने पहला कंडीशन देखा, हमने दूसरा कंडीशन देखा, हमने तीसरा कंडीशन देखा, क्या वो कंडीशन मैच हो रहा है? आपका आंसर होगा नहीं। ये पर्सन लायबल नहीं है, क्योंकि इस पर्सन के पास ये इंटरेस्टेड नहीं है, उस पेपर लीक के लिए रिस्पॉन्सिबल नहीं है। इसके पास आ गया है, हाँ, इससे अनफेयर हो गया है पूरा गेम, बट दैट डजंट मीन, हम उस पर भी बात करेंगे, लेकिन इसको लेकर के इस पे कोई भी केस नहीं चलेगा। ये किसी तरीके से जिम्मेदार नहीं है, इसने स्कोर कर लिया तो कर लिया। नाउ कम टू द थर्ड वन। एक जर्नलिस्ट है
जिसके पास क्वेश्चन पेपर पहुंच चुका था फ्रॉम एक एनोनिमस सोर्स, कोई ऐसा सोर्स जिसके बारे में उसको कोई जानकारी नहीं है, और उसने एक रिपोर्ट 3 दिन के बाद एग्जामिनेशन में पब्लिश की। यहाँ पे वर्ड मैटर करता है। आफ्टर एग्जाम होने के बाद अगर उसने रिपोर्ट पब्लिश की तो क्या ये रिस्पॉन्सिबल होगा? आंसर नहीं, क्योंकि वो जर्नलिस्ट है, उसके पास कहीं से पहुंचा है, वो इस पर्टिकुलर पेपर को हैंडल नहीं कर रहा था और ना ही उसकी वजह से ये पेपर लीक हुआ है, और ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है उस चीज के लिए। तो ये क्या लायबल होगा सेक्शन 3 के तहत? और मैं बार बार सेक्शन 3 बोल रहा हूं, नहीं, नहीं होगा। आप बोलेंगे कि सर ये तो बड़ा अनफेयर गेम है, क्योंकि जर्नलिस्ट के पास पहुंच गया, एक स्टूडेंट के पास पहुंच गया, उसने तैयारी कर ली, एग्जाम दे दिया, किसी के पास भी पहुंचा, उसने आगे सर्कुलेट कर दिया और किसी को सजा नहीं हो रही है सेक्शन 3 ऑफ द एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मेन एक्ट 2024 के तहत। मैं कहूंगा बिल्कुल। और ये जब मैं आपको कह रहा हूं तो इसलिए कह रहा हूं क्योंकि जब आप एक लॉयर की तरह किसी चीज को देखते हैं तो आपके लिए जरूरी हो जाता है कि आप लॉ को देखें, ना कि जस्टिस को। आप अगर फिल्मों के शौकीन हैं, मैं तो हूं, अगर आप फिल्मों के शौकीन हैं तो आपको मैं 2 फिल्म के बारे में जिक्र करता हूं। पहली फिल्म, आपने सेक्शन 375 देखा होगा, जिसमें अक्षय खन्ना एक लॉयर का रोल प्ले कर रहे हैं, और फिल्म की ओपनिंग होती है आप ही की तरह क्लैट स्टूडेंट जो क्लैट एग्जामिनेशन क्वालिफाई करके लॉ स्कूल में पहुंचते हैं और लॉ की तैयारी करते हैं। वही लॉ के स्टूडेंट्स के सामने एक सेमिनार में अक्षय खन्ना जो एक लॉयर होते हैं और बहुत ही प्रतिष्ठित लॉयर होते हैं, वो एक सेमिनार और एक स्पीच दे रहे होते हैं। क्या कहते हैं वो कहते हैं कि वी आर इन द बिजनेस ऑफ लॉ, नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस। लॉ और जस्टिस दोनों अलग चीज है। लॉ एक टूल है जिसके थ्रू हम जस्टिस तक पहुंच सकते हैं। जस्टिस किसी को दिला सकते हैं, न्याय किसी को दिला सकते हैं, वही न्याय जिसकी बात हमारे देश का संविधान कहता है, और उस न्याय तक पहुंचने के लिए लॉ बनाए गए हैं। तो सवाल यह उठता है कि लॉ क्यों ऐसे नहीं है जो सही मायने में जस्टिस दिला सके? यह काम एक आम जनता के सोचने का हो सकता है, यह काम एक वेल इन्फॉर्म्ड सिटीजन का हो सकता है, जिसके पास भारतीय संविधान की नॉलेज है, उसका हो सकता है। बट दिस इज नॉट द बिजनेस ऑफ अ लॉयर और एस्पायरिंग लॉयर लाइक यू। यह काम आपका नहीं है सोचना। हां, आप एक एस्पायरिंग लॉयर के साथ साथ एक सिटीजन जरूर है, तो आपकी एज अ सिटीजन होने के साथ साथ यह रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप भारत देश के पार्लियामेंटेरियन यानी संसद भवन में बैठे हुए सांसदों से यह सवाल पूछ सकते हैं, उन पर यह प्रेशर डाल सकते हैं कि आप लॉ इस तरीके से बनाएं जिससे भारत देश के हर एक व्यक्ति को न्याय मिल सके। लॉ का काम होता है न्याय दिलाना, लेकिन आपका काम एज अ लॉयर यह नहीं है कि किसी को न्याय मिला या नहीं मिला। हां, हो सकता है इमोशनली एज अ इंसानियत के रूप से आपको परेशानी हो रही हो, एक विचलित मन हो रहा हो, लेकिन आपका काम यह नहीं है। आपका काम है लॉ पे फोकस करना, बिकॉज यू आर और यू विल बी इन द बिजनेस ऑफ लॉ, नॉट इन द बिजनेस ऑफ जस्टिस। उसी फिल्म में एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको समझाया जाता है कि 2012 में निर्भया केस होता है, जिसमें बहुत सारे एक्यूज्ड होते हैं और एक एक्यूज्ड माइनर होता है जो 3-4 महीने में एक एडल्ट हो जाता है, और जब केस चलता है कोर्ट में तो ऑलरेडी वो एक एडल्ट हो चुका होता है, और वही माइनर सबसे ब्रूटल भी होता है, जिसकी वजह से उस लड़की की डेथ हो जाती है। लेकिन उसे एक जुवेनाइल की तरह ट्रीट किया जाता है और उसे एक जुवेनाइल सेंटर भेज दिया जाता है। फिर उसके बाद वो सजा काट करके आजाद नागरिक की तरह, आजाद व्यक्ति की तरह भारत देश में घूम रहा होता है। सवाल उठता है कि क्या न्याय मिला? आंसर है नहीं। लेकिन क्या लॉ प्रिवेल किया? आंसर है यस, बिल्कुल यस। क्यों? क्योंकि लॉ उस समय का यह कहता था कि जो लोग 18 साल से कम हैं उसे एक माइनर की तरह ट्रीट किया जाएगा और उसके लिए इतना ही सजा है। लेकिन आज लॉ बदल गया है, तो ये जो लॉ बदला वो पब्लिक के आउटरीच की वजह से बदला। जेएस वर्मा कमेटी बैठी, उस कमेटी के रिकमेंडेशन पे कानून को अमेंड किया गया, और जो लोग ऐसे हीनियस क्राइम में इन्वॉल्व हैं उसे 16 साल के बाद ही एडल्ट मान लिया जाएगा।
लॉ ऐसे बनाया गया। तो जब लॉ ऐसे बन गया तो शायद ये लॉ एक जस्टिस दिलाने के लिए काम आ सकता है। लेकिन लॉ में भी बहुत लूप होल्स होते हैं। क्यों होते हैं लूप होल्स? इसलिए होते हैं लूप होल्स क्योंकि इन्हीं लूप होल्स का इस्तेमाल करके जस्टिस को मेंड कर दिया जाए। मगर यह काम आपका नहीं है, एक काम लॉयर का नहीं है ये देखना कि लॉ किस तरीके से डिजाइन किया गया है। जो लॉ डिजाइंड है आपको उसी को, उसके प्रिंसिपल, उसके सिद्धांतों को देख करके आपको पैसेज को समझना है और काम करना है। इसलिए बहुत बार जब आप कोर्ट रूम में होते हैं या फिर कोर्ट के आसपास होते हैं, बहुत लोगों को लॉयर से नफरत भी हो जाती है। लेकिन लॉयर का काम है उस लॉ को फॉलो करना जिस लॉ से जस्टिस की उम्मीद की जा सकती है। दूसरी फिल्म की मैं चर्चा कर रहा हूं जो रिसेंटली अमेजॉन प्राइम पे आया। मैं किसी फिल्म का प्रमोशन नहीं कर रहा और दोनों फिल्म कोइंसिडेंटली अमेजॉन प्राइम पे ही है। अब अमेजॉन प्राइम वाले मुझे इस वीडियो के लिए कुछ मॉनेटरी बेनिफिट दे दे तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन दोनों फिल्म अमेजॉन प्राइम पर है, आप कभी इसे चेकआउट कर सकते हैं, देख सकते हैं। जो दूसरी फिल्म आई है सिस्टम, उस सिस्टम में एक लाइन है, उसके ट्रेलर पे भी एक लाइन है, जस्टिस भगवान की तरह होता है, कभी मिलता है कभी नहीं मिलता है, कभी मिलने जैसा फील होता है कभी नहीं होता है। सही बात है, जस्टिस तभी मिल सकता है जब वो लॉ ऐसा बना हो जो जस्टिस दिलाने के लिए एक टूल का काम कर रहा है। हाँ है, ये कहा जाता है कि वो लॉ जस्टिस दिलाने के लिए बना है, लेकिन क्या वो जस्टिस, क्या वो लॉ फुल प्रूफ है? इसको समझने की जरूरत है। खैर, लेकिन जब आप एक क्लैट के स्टूडेंट हैं तब आपको एक लॉयर की तरह देखना होगा, ना कि एक आम जनता की तरह, एक सिटीजन की तरह। आपको अपने इमोशन पे कंट्रोल करना होगा और यही मैं आने वाले सेशंस में आपको सिखाऊंगा, समझाऊंगा और ऐसे भी समझाऊंगा जहां पे आप एक लॉयर होने के साथ साथ आप एक सिटीजन के रूप में इस बात को भी समझे कि एक सिटीजन किस तरीके से देखता है चीजों को और लॉ को कैसे सुदृढ़ करने की जरूरत है। यह भी आपकी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। मगर जो लॉ है उसको प्रिवेल कराना, उसके ऊपर, उसके सिद्धांतों पर अमल करना, यह भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज ए लॉयर। क्लियर है? अगर आप ये समझ चुके हैं तो हम थोड़ा सा डीकंस्ट्रक्ट करते हैं। डीकंस्ट्रक्ट ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। कंडीशन पहली क्या थी? बीइंग अ पर्सन इंटरेस्टेड विद द कस्टडी ऑफ हैंडलिंग। कंडीशन 2 क्या थी? लीक्स और कॉजेस टू बी लीक्ड। आप कैसे, जब क्लैट एग्जामिनेशन में बैठेंगे तो आप कैसे उस क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे, वो इस कंडीशन के थ्रू बताया जा रहा है। कंडीशन 3 ये कहता है बिफोर द शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ द एग्जामिनेशन, सब प्लस में है। डिड द कोटा स्टूडेंट और द जर्नलिस्ट मीट ऑल द 3 कंडीशंस? आंसर है नहीं। ना तो वो, और जो पर्सन इन तीनों कंडीशन को फिट करेगा और अगर ये लिंक ब्रेक हो जाता है बीच में, आपको उसी लिंक, सबसे पहली चीज आपको प्रिंसिपल देखना है, उसके बाद उन कंडीशन को फाइंड आउट करना है। अगर आपने कंडीशन फाइंड आउट कर लिया, आप कंडीशन के बीच में लिंकेजेस लगाएंगे। अगर कोई भी कंडीशन की जो लिंकेज है अगर वो ब्रेक हो जाती है तो आपको ऑप्शन के साथ उसे मैच करना है। बहुत एस्पिरेंट ऐसे होते हैं जो क्या करते हैं, इसको मैच कराते हैं ऑप्शन से। आपको हर एक ऑप्शन को इस कंडीशन से मैच कराना है। आप जब देखेंगे अगर कोई ब्रेक हो गया, इसका मतलब द पर्सन इज नॉट लायबल। जो ऑप्शंस में दिए गए हैं, ही इज नॉट लायबल और सी इज नॉट लायबल। तो ये दोनों, कोटा स्टूडेंट और जर्नलिस्ट, इस लिंकेजेस को ब्रेक कर देते हैं। लेकिन जो एहसानुल हक थे या था, वो इस लिंकेजेस को पूरी तरह से सेटिस्फाई कर रहा है। वो पर्सन भी था इंटरेस्टेड, उसकी वजह से लीक हुआ भी। और तीसरा है, वो जो लीक हुआ वो एग्जामिनेशन से पहले हो गया। मान लेते हैं कि ये पर्सन इंटरेस्टेड है, उसने किसी सिविल इंजीनियर को अपने कंट्रोल रूम में बुलाया, फोटो खींच लिया, वो क्वेश्चन पेपर को लेके गया, लेकिन एग्जामिनेशन से पहले वो क्वेश्चन पेपर बाहर नहीं आया, तो क्या वो पर्सन लायबल होगा अहसनुल हक? आंसर है नहीं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि ये लिंकेजेस ब्रेक हो चुका है। आप कहेंगे कि भाई लेकिन उसने तो चोरी की, गलती की, वो गुनहगार है। बिल्कुल गुनहगार है, लेकिन सेक्शन 3 ऑफ द एग्जामिनेशन प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस एक्ट 2024 उस पर अप्लाई नहीं होगा। यही समझना है आपको। जब आप इसे देखते हैं तो बहुत सारे थॉट्स आपके माइंड में घूमते हैं, लेकिन आपको यह भी समझना होगा कि जो प्रिंसिपल दिया हुआ है उस समय, उस पैसेज पे जो प्रिंसिपल दिया हुआ, वी हैव टू बी
स्टिक्ड टू दैट प्रिंसिपल ओनली, और यहां पे प्रिंसिपल है सेक्शन 3 ऑफ द 2024 एक्ट, दैट्स इट. So you should have to be fixed on that particular point. Now come to the next one. जब आप इस पूरे पैसेज को देखते हैं, प्रिंसिपल को देखे, आपने कंडीशन को देखा और आपने आंसर फाइंड आउट किया, आपको बहुत सारे मिथ डिकोड हो चुके होंगे. अक्सर जो आपको एग्जामिनेशन, जो आपको क्लैट की तैयारी कराते हैं, वो अक्सर आपको डरा भी देते हैं, क्योंकि डर से यह पैदा होता है कि भाई इस डर का निवारण कौन करेगा. जैसे नहीं कहते हैं झाड़ फूक वाले क्या करते हैं कि भैया कहते हैं तुम्हारे ऊपर मंगल की माया है, शनि की छाया है, लेकिन ये हवन करवा लो. तो जब आपके अंदर डर आ जाता है तो आपका उपचार बताने की कोशिश भी की जाती है. ऐसे बहुत सारे टीचर्स करते हैं और बहुत सारे टीचर्स नहीं भी करते हैं. स्टूडेंट को डराया जाता है इन्हीं मिथ्स के द्वारा. और ये मिथ क्या है जो मैं आज आपको डिकोड करने वाला हूं. पहला मिथ, क्लैट के स्टूडेंट की या क्लैट की तैयारी में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज किया जाता है. इफ आई फॉलो द न्यूज क्लोजली आई विल क्रैक द लीगल रीजनिंग. ये मिथ है कि हमें न्यूज को, जैसे नीट एग्जामिनेशन का न्यूज है, फॉलो करना चाहिए. सवाल पता क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई है कि अगर आप न्यूज नहीं फॉलो करते हो ज्यादा बेटर है, क्योंकि न्यूज बहुत ही ज्यादा इमोशनली चार्ज्ड अप होता है और आपके अंदर एक इमोशंस को फुलफिल कर देगा. और जब आप इस इमोशनली चार्ज्ड एनवायरनमेंट में एग्जामिनेशन हॉल में पहुंचते हैं और एग्जामिनेशन को देते हैं, तो वहां पे आप गलती कर बैठते हैं. मैंने क्लैट स्टूडेंट को पढ़ाया है और मैंने देखा है बहुत सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो ना जाने दुनिया भर के कितने बायसेस से ग्रसित हैं, और उसके बाद वो टीचर को ही अटैक करना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि वो बायसेस है. कोई बीजेपी पार्टी का सपोर्टर होता है तो कोई कांग्रेस का, कोई किसी चीज धुरंधर मूवी का सपोर्टर होता है तो किसी कुछ चीज का. बट एज अ लीगल स्टूडेंट और एज अ क्लैट एस्पिरेंट और एज अ लॉयर you should have to be free from all the biases. और यही चीज यूपीएससी की तैयारी में भी बताया जाता है. जब आप यूपीएससी की आईएएस की तैयारी करते हैं तो you should have to be free from all the biases. The constitution is the only law which you have to follow while preparing for UPSC polity. Similarly, when you are preparing for legal reasoning, you should have to focus on the passage or the principle or the condition. That's it. कोई न्यूज आप नहीं जान रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका लीगल रीजनिंग में का पेपर अच्छा होगा कि नहीं होगा. बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता. हाँ, न्यूज से ज्यादा आप करंट अफेयर को फॉलो करते हैं तो वो करंट अफेयर के लिए हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन लीगल रीजनिंग के लिए नहीं. रियलिटी क्या है? एग्जाम टेस्ट करता है मैकेनिकल रूल एप्लीकेशन कि रूल क्या है और उसका एप्लीकेशन क्या है, नॉट द करंट अफेयर रिकॉल. आपको करंट अफेयर जानने की जरूरत नहीं है. एक चीज भी, जैसे बहुत सारे व्यूअर्स, अगर मान लेते कोई व्यूअर्स ऐसा भी हो जो इस वीडियो को देख रहा है, इसलिए मैंने 99% कहा था, जिसको नीट एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो गया उसको मालूम भी नहीं है क्या, जो तो चांसेस ज्यादा ये है कि जो पैसेज अभी अभी मैंने करवाया है, चांसेस ज्यादा ये है कि वो स्टूडेंट जिसको न्यूज नहीं पता है वो ज्यादा सही करके आएगा, क्योंकि वो इमोशनली चार्ज्ड अप नहीं है. आप समझ रहे होंगे, ठीक है. दूसरा मिथ जो मार्केट में सर्कुलेट होता है वो ये है कि पैसेजेस आर टू लॉन्ग टू रीड, आई विल रन आउट ऑफ टाइम. पैसेजेस बहुत बड़े हैं. बहुत सारे स्टूडेंट्स ने मुझसे भी कहा है पैसेजेस इतने हैं सर कि टाइम ही नहीं मिला पढ़ पाने का, पूरा टाइम एग्जॉस्ट हो गया. रियलिटी क्या कहता है? रियलिटी स्पीड विदाउट मेथड. अगर आपके पास मेथडोलॉजी नहीं है तो आप पैनिक करेंगे, और अगर आपके पास मेथड है तो आप पैसेज को में सिर्फ उन सब चीजों को ही हाईलाइट करेंगे, उसको ही देखेंगे जो प्रिंसिपल और कंडीशन की बात करता है. दैट्स इट. मेथड बिफोर स्पीड इज मास्टरी. स्पीड से ज्यादा, बहुत लोग स्पीड पे काम करते हैं कि पैसेज को जल्दी जल्दी पढ़ ले. स्पीड पे काम करने की जरूरत नहीं है साहब, सिर्फ और सिर्फ मेथड्स पे काम करने की जरूरत है. तीसरा मिथ है जिससे बहुत सारे क्लैट के कोचिंग इंस्टीट्यूट के फैकल्टीज आपको डराते हैं. दिस सेक्शन इज अनप्रिडिक्टेबल, एनी टॉपिक कैन कम. आप बोलो ठीक है, आने दो कोई भी टॉपिक, मुझे टॉपिक से कोई फर्क नहीं पड़ता. अगर मुझे कंटेंट चेंज होता है कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मेरी थिंकिंग प्रोसेस जो मैं सीखूंगा आने वाले 6 महीने में, 1 साल में, 1.5 साल में, मेरी थिंकिंग प्रोसेस अगर सही है, कोई भी पेपर को चेंज कर दो, कोई भी टॉपिक बदल दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता. माई थिंकिंग प्रोसेस इज वेरी गुड एंड आई कैन थिंक एज अ लॉयर जब मैं उस पैसेज को पढ़ रहा हूंगा. ठीक है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता.
बहुत मिथ्स हैं, उस मिथ की रियलिटी यही है जो आपने अभी जस्ट क्वेश्चन में देखा होगा। अगर आपको करंट अफेयर नहीं पता, आपको स्पीड का आपके पास स्पीडली पैसेज को पढ़ने की स्पीड नहीं है, लेकिन आपको मेथड सही है, और अगर आपको पता है कि कंटेंट कुछ भी बदल जाए, आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर आपकी थिंकिंग प्रोसेस सही है, तो आप क्वेश्चन, लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस 100% सही करके आएंगे। अगर ऐसी बात है, तो फिर आपके सामने मैं प्रेजेंट करता हूं एक ऐसी मेथोडोलॉजी, पढ़ाने की टेक्निक जो मैं फॉलो करता हूं, जो पढ़ाने के लिए मैं एस्पिरेंट्स को फॉलो करने के लिए रिकमेंड भी करता हूं। दैट इज कॉल्ड स्पार्क टेक्नोलॉजी। स्पार्क टेक्निक है ये। सबसे पहली चीज है कि जब आप किसी पैसेज को देखते हैं, तो एस फॉर सिंप्लीफाई करें, इनटू अ मैथमेटिकल इक्वेशन और फॉर्मूला बना दे। आपको सिर्फ दो चीज में फोकस करना, इफ और देन। अगर ऐसा होता है तो क्या होगा, व्हाट इफ दिस हैपेंड, देन दिस इज गोइंग टू बी द आउटकम। ये एक मैथमेटिक्स है, दैट्स इट। कोई आपको लीगल नॉलेज की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई लॉ के बारे में जानकारी नहीं चाहिए, कोई बहुत सारे प्रोविजन आईपीसी का आपको जानने की दरकार नहीं है, कुछ भी जानना नहीं है। जस्ट पैसेज को आप इफ देन के फॉर्मेट में एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बना लीजिए। दूसरा है पिन पॉइंट कीजिए, हाईलाइट कीजिए ओनली द फैक्ट्स दैट मैच द इफ पार्ट, जो सिर्फ मैच करे इफ पार्ट से। आप सिर्फ उस फैक्ट्स को पिन पॉइंट कीजिए जो इफ को, यानी उस फॉर्मूला वाले पार्ट से मैच कर रहा है। हम सब समझेंगे। थर्ड वन, अगर आपने ये दो काम कर लिया है, तो आप एग्जीक्यूट करें रूल मतलब प्रिंसिपल। आप उस प्रिंसिपल को एग्जीक्यूट कराएं मैकेनिकली, नो मैटर हाउ यू फील। आपका इमोशन क्या कहता है, आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या कहती है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप बस उस रूल को, उस प्रिंसिपल को अप्लाई कराना है उस पिन पॉइंटेड चीजों से, जो पिन पॉइंटेड चीजें आपने हाईलाइट करी है। उसके बाद रैशनलाइज, नो एग्जैक्टली व्हाई द रॉन्ग ऑप्शन आर डिजाइन एज अ ट्रैप। आपको रैशनलाइज भी करना है। आपको सभी ऑप्शन लग रहे होंगे, और कि ऐसे कि जो सही आंसर है उसके अलावा सभी ऑप्शन लग रहे होंगे कि वो सही आंसर है। क्यों? क्योंकि आप रैशनलाइज नहीं कर पा रहे हैं। आपको यह भी रैशनलाइज करना पड़ेगा कि जो ऑप्शंस गलत है वो क्यों गलत है, क्यों वो सही दिख रहे हैं लेकिन सही नहीं है, ये आपको रैशनलाइज करना होगा। एंड फिफ्थ वन, जब आप ये 4 प्रोसीजर कर सकते हैं और जैसे जैसे पैसेजेस आप करते जाएंगे, आपको अपना एक लॉग बुक तैयार करना है, कीप अ लॉग, ठीक है, रिकॉर्ड तैयार करना है, टू हैव अ रिकॉर्ड फॉर योर पर्सनल लाइब्रेरी, जिससे आप एक लीगल पैटर्न को समझ सके। क्योंकि क्वेश्चन कभी कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से आ सकता है, कभी लॉ ऑफ टॉर्ट्स से आ सकता है, कभी क्रिमिनल लॉ से आ सकता है, ठीक है, कभी पब्लिक पॉलिसी से आ सकता है। लेकिन आपकी जो लीगल पैटर्न है, आप अलग अलग तरीके से उस लीगल पैटर्न को समझेंगे, तब आप कुछ नया डिस्कवर करेंगे। सो दिस इज द स्पार्क फ्रेमवर्क विच यू हैव टू फॉलो व्हाइल प्रिपेयरिंग। आज की क्लास में हम सिर्फ 3 को फॉलो करेंगे, बाकी 2 को हम आने वाले फर्दर क्लासेस में डिस्कस करेंगे, क्योंकि ये 3 समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। सबसे पहले आपको एक मैथमेटिकल फॉर्मूला बनाना है, कुछ उस पैसेज के फैक्ट्स को हाईलाइट करना है, और थर्ड वन, उसको अप्लाई करना है रूल के साथ। और अगर आप समझ रहे हैं, तो आपके पास एक केस स्टडी है जिसमें आपको प्रिंसिपल दिया हुआ है। आप इसको 60 सेकंड लेकर के इसको पढ़िए, और पढ़ने के बाद आप स्पार्क मेथोडोलॉजी को यूज कीजिए इस पैसेज के थ्रू। पैसेज क्या कहता है, आप ध्यान से पढ़िए, मैं पढ़ के आपको बता दे रहा हूं। एन एग्जामिनेशन बॉडी कंडक्टिंग अ पब्लिक एग्जामिनेशन, एक ऐसी एग्जामिनेशन बॉडी है जो एक पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट करती है, ओज अ ड्यूटी ऑफ केयर, एक ड्यूटी है उसकी केयर करने की, टू एवरी कैंडिडेट, उन सभी कैंडिडेट। अगर हम नीट की एग्जामिनेशन ले तो 22.79 लाख स्टूडेंट के प्रति उस एग्जामिनेशन बॉडी की एक ड्यूटी है, रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं, ड्यूटी है। किस चीज की? केयर करने की, हर एक बच्चे की जो अपीयर हो रहा है फॉर सच एग्जामिनेशन। क्लियर है? अब हॉर्लिक्स नहीं पिलाना है साहब, ठीक है, केयर करने का मतलब बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन इस पैसेज में हॉर्लिक्स पिलाना नहीं है, ठीक है। अब ब्रीच ऑफ दिस ड्यूटी, अगर ये ड्यूटी ब्रीच करती है, occurs when the examination body fails to take all the reasonable precautions to safeguard the confidentiality of the question paper। अगर वो एग्जामिनेशन बॉडी फेल कर जाती है अपनी ड्यूटी को फुलफिल करने में, जिसकी वजह से, और क्या थी ड्यूटी, वो सभी रीजनेबल प्रिकॉशंस उसने लिए कि नहीं लिए, जिससे क्वेश्चन पेपर की कॉन्फिडेंशियलिटी इंटैक्ट रहे, वो लीक ना हो। If such breach result into the cancellation of the examination,
अगर ऐसा कोई ब्रीच होता है जिसकी वजह से एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है एंड कॉजेज डेमोन्स्ट्रेबल लॉस और इंजरी टू द कैंडिडेट, जिससे एक लॉस होता है और इंजरी होती है कैंडिडेट की, द एग्जामिनिंग बॉडी शैल बी लायबल, एग्जामिनिंग बॉडी जो है वो लायबल होना चाहिए टू कंपनसेट सच कैंडिडेट फॉर द लॉस सफर्ड। ये है प्रिंसिपल, आप समझ रहे हैं? तो कुछ बातें क्या कहती है, एक बात तो ये कहती है कि एक एग्जामिनेशन बॉडी है जो पब्लिक एग्जाम कंडक्ट कराती है, उसकी ड्यूटी होती है कि हर बच्चे का वो केयर करे। पहली चीज, अगर उसके अपनी ड्यूटी में कोई ब्रीच होता है जिसकी वजह से एग्जामिनेशन में लीक हो जाता है, क्यों, और वो इस वजह से क्योंकि उसने अपने सभी वो रीजनेबल प्रिकॉशंस को नहीं लिया जिसकी वजह से वो एग्जाम में लीक हो गया। अगर लीक हो भी गया तो कोई फर्क नहीं पड़ता साहब, लेकिन अगर उस एग्जामिनेशन लीक की वजह से कोई भी एग्जामिनेशन की लीक की वजह से अगर एग्जामिनेशन कैंसिल हो जाता है और उस कैंसिलेशन की वजह से किसी भी स्टूडेंट, 22 लाख स्टूडेंट में से किसी भी स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है या लॉस होता है, तो उसके लिए ये एग्जामिनेशन बॉडी लायबल है, क्रिमिनल लॉ के तहत नहीं, लायबल है कि वो कंपनसेट करे सच कैंडिडेट फॉर द लॉस सफर्ड। अगर आप अभी न्यूज आर्टिकल को ट्रैक कर रहे होंगे और इसको देख रहे होंगे, आप बहुत कुछ अभी डिकोड करेंगे। क्या डिकोड करेंगे? हम सबसे पहले स्पार्क को यूज करते हैं। स्पार्क क्या कहता है? स्पार्क सबसे पहली बात करता है कि हम पहले फैक्ट्स को फाइंड आउट कर लें, तभी तो हम उस फैक्ट्स को हाईलाइट करेंगे। स्पार्क का पी क्या कहता है कि पिन पॉइंट कीजिए उन सभी फैक्ट्स को, फिर उसको हमें इफ और देन से मैच करना है। सो इफ और देन से मैच कराते हुए हमने कुछ फैक्ट्स को फाइंड आउट किया। क्या है फैक्ट? द नेशनल टेस्टिंग एजेंसी कंडक्टेड नीट यूजी एग्जामिनेशन। सही बात है, एक एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी होनी चाहिए, तो वो कौन सी बॉडी है? नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। तो नीट एग्जामिनेशन, तो ये क्या है? एग्जामिनेशन है, पब्लिक एग्जाम है, और ये एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी है। क्लियर है? एनटीए क्लेम्ड डिप्लॉयमेंट, एनटीए ये क्लेम करता है कि उसने डिप्लॉयमेंट ऑफ जीपीएस ट्रैक्ड व्हीकल रखा था, एआई सीसीटीवी कैमरास थे और बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन किया था। ठीक है, तीसरा बात करते हैं। 42 आवर्स बिफोर द एग्जामिनेशन अ गेस्ट पेपर विथ मैचिंग क्वेश्चन सर्कुलेटेड ऑन द व्हाट्सएप, जिसमें 120 क्वेश्चन मैच कर रहे थे, वो सर्कुलेट हो गया आउट ऑफ 180। यस और नो? ठीक है, कोई दिक्कत? सो 42 आवर्स पहले, यानी एग्जामिनेशन से पहले पेपर लीक हो चुका था। द एग्जामिनेशन वाज कैंसिल्ड, 12 मई को एग्जामिनेशन कैंसिल्ड हो जाता है और रीटेस्ट अनाउंस किया जाता है 21 जून के दिन। क्लियर है? सो लीक हुआ, एग्जाम कैंसिल भी हुआ, तो इसका मतलब है कि बच्चे को लॉस हुआ होगा। क्या लॉस है? प्रिया शर्मा ट्रैवल 300 किलोमीटर स्पेंडिंग 15,000 रुपए, होटल वोटल ली, ट्रैवल टिकट में लगा क्योंकि उसके पापा भी गए थे, मम्मी भी गए थे, अरेंज्ड बाय हर फादर अ डेली वेज लेबरर। को कुछ प्रॉब्लम हुआ, ठीक है, जिसके फादर कौन थे? एक डेली वेज लेबरर थे, उन्होंने 15,000 रुपए इकट्ठे किए, अपने बेटी के ट्रैवल में खर्च किए, 300 किलोमीटर दूर था सेंटर, सी मस्ट इनकर द एक्सपेंसेस अगेन। और इस जो 21 जून को एग्जामिनेशन होने वाला है उसमें ये 15,000 रुपए फिर से खर्च होने वाले हैं, तो कुल मिलाकर के 30,000 रुपए खर्च होगा। प्रिया फाइल्स ए क्लेम फॉर द कंपनसेशन अगेंस्ट द एनटीए, प्रिया ने कंपनसेशन फाइल किया। क्लियर है? ये कुछ फैक्ट्स दिए गए हैं, ठीक है। अब हम सिंप्लीफाई करते हैं और पिन पॉइंट करते हैं। पहला क्या है? इफ देन फॉर्मूला, एग्जामिनिंग बॉडी प्लस फेल्ड रीजनेबल प्रिकॉशन। क्या इफ एग्जामिनेशन बॉडी है, इफ फेल्ड, अगर एग्जामिनेशन बॉडी ने रीजनेबल प्रिकॉशंस नहीं लिए तो कैंसिलेशन और लॉस होगा, कैंसिलेशन ऑफ द एग्जामिनेशन और लॉस होगा। अगर ऐसा होता है, इफ होता है, देन लायबल टू कंपनसेट, जो हमने स्टार्टिंग के प्रिंसिपल में देखा। इफ एग्जामिनेशन बॉडी जो पब्लिक एग्जामिनेशन कंडक्ट कराती है, एग्जामिनेशन बॉडी यहां पे क्या है? एनटीए कंडक्टिंग नीट यूजी। ये हमने जो फैक्ट्स थे उस फैक्ट से पिन पॉइंट किया, प्रिंसिपल से हमने पिन पॉइंट किया कि एग्जामिनेशन बॉडी, इफ एग्जामिनेशन बॉडी है, हाँ है, बिल्कुल, प्लस फेल्ड रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। रीजनेबल प्रिकॉशन क्या है? क्योंकि आपने देखा है वर्ड रीजनेबल प्रिकॉशन, जीपीएस, एआई, बायोमेट्रिक हुआ, बिल्कुल। एनटीए का ऐसा कहना है कि उसने ये सारी चीजें डिप्लॉय की, मतलब
अगर आप इस पैसेज को फिर से देखेंगे ध्यान से, प्रिंसिपल को ध्यान से देखेंगे, तो आपको क्या पता चल रहा है? ड्यूटी थी, एवरी कैंडिडेट, ब्रीच ऑफ दिस ड्यूटी अकर व्हेन द एग्जामिनेशन बॉडी फेल टू टेक ऑल द रीजनेबल प्रिकॉशन। एक एग्जामिनेशन बॉडी यानी एनटीए ने अगर रीजनेबल प्रिकॉशंस नहीं लिया, जिसकी वजह से पेपर लीक हो गए, तो और उसकी वजह से कैंसिल करना पड़ गया, तो आप समझिए, अगर हम इस पे आते हैं तो क्या कहना है कि क्या रीजनेबल प्रिकॉशन लिया था एनटीए ने? तो यस, उसने रीजनेबल प्रिकॉशन लिया, लेकिन उसके बावजूद वर्सेस 42 घंटे पहले ही पेपर लीक हो गया। इसकी वजह से क्या हुआ? ये तो आपको दो फैक्ट आपने देख लिया। कैंसिलेशन हुआ प्लस लॉस हुआ। हाँ, कैंसिलेशन हुआ, एग्जाम कैंसिल भी हुआ और प्रिया के 15,000 रुपए लॉस हुए। इसके साथ साथ जो मानसिक प्रताड़ना भी हुई वो अलग। क्या लायबल टू कंपनसेट है या नहीं? तो हमें मैच कराना होगा। हमने दो चीजें फाइंड आउट कर ली। नाउ कम टू हियर, स्टेप 3, 4 पे आते हैं। हमें अप्लाई करना होगा, रैशनलाइज करना होगा। अप्लाई करते हैं। एनटीए इज लायबल, ये 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। नाउ ऑप्शंस को उठाना है और हमें मैच कराना है। क्या कराना है? इसको अप्लाई करना। प्रिंसिपल को देखिए, बहुत लोग क्या करते हैं, ऑप्शन को प्रिंसिपल से मैच कराते हैं। आपको प्रिंसिपल को ऑप्शंस पे अप्लाई करना है। एनटीए लायबल है बिकॉज द पेपर लीक्ड एंड प्रिया सफर्ड लॉस। अब रुकिए, क्या एनटीए लायबल है? देखिए, एनटीए लायबल तभी हो सकता है जब हमको यह देखना होगा कि ये दोनों के बीच में कोई भी लिंकेजेस ब्रेक ना हो। एनटीए एग्जामिनेशन बॉडी है और कंडक्टिंग पब्लिक एग्जाम कंडक्ट करा रही है, सही है। रीजनेबल, फेल्ड रीजनेबल रेस्ट्रिक्ट प्रिकॉशंस, क्या रीजनेबल प्रिकॉशन में फेल हो गई? आंसर है नो। क्यों? क्योंकि एनटीए का कहना है कि उसने रीजनेबल प्रिकॉशंस लिए थे, जैसे कि एआई डिप्लॉय किया, जीपीएस डिप्लॉय किया, बायोमेट्रिक डिप्लॉय किया। तो यहां पे जो लिंकेजेस है वो ब्रेक डाउन हो गया, क्योंकि उनका रीजनेबल प्रिकॉशन जो है वो फेल नहीं हुआ था, उसने रीजनेबल प्रिकॉशंस लिए। अब आप कहिएगा कि सर गलत हुआ, फिर भी तो पेपर लीक हुआ ना। और अगर रीजनेबल प्रिकॉशन लिया और पेपर लीक हो गया तो फिर कैंसिल क्यों कराया? मैं यहां पे एक बात कहूं, लॉ ये कहता है कि एनटीए को सिर्फ और सिर्फ रीजनेबल प्रिकॉशंस लेने हैं, और रीजनेबल प्रिकॉशन फुल प्रूफ प्रिकॉशन नहीं होता है। रीजनेबल प्रिकॉशन का मतलब है कि मैंने दूध गर्म किया, मैंने आंच कम रखी थी, मगर फिर भी दूध उबल गया और बाहर गिर गया। मैंने तो साहब हर वो प्रिकॉशंस रखी थी जिससे वो दूध बाहर ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी आ गया। आप समझ रहे हैं? और यही डिबेट है सोशल मीडिया में। और अक्सर आज के नीट के जो जनरेशन है, नीट स्टूडेंट जो है, सॉरी, जो क्लैट के बच्चे हैं, जो जेनजी जनरेशन के बच्चे हैं, वो सोशल मीडिया पे काफी होते हैं। और सोशल मीडिया पे ये कहा जाता है कि छत से गिर गया, वो मर गया, लेकिन हमने रीजनेबल प्रिकॉशंस लिए, बट मैं गुनहगार नहीं हूं। यही है गेम प्ले ऑफ लॉ का। रीजनेबल प्रिकॉशन इज नॉट इक्वल टू फुल प्रूफ प्रिकॉशन। फुल प्रूफ लॉ में, फुल प्रूफ प्रिंसिपल में फुल प्रूफ प्रिकॉशन की बात नहीं की गई है, सिर्फ रीजनेबल प्रिकॉशन की बात की गई है। तो एनटीए ने रीजनेबल प्रिकॉशंस लिए हैं। तो ये दोनों के बीच में एग्जामिनेशन बॉडी थी, पब्लिक बॉडी थी, लेकिन वो फेल हो गई। तो ऐसा आंसर क्या है? नहीं, वो फेल नहीं हुई। और जब आने वाले टाइम में जब केसेस सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में सुने जाएंगे, तो एनटीए को किसी तरीके से कोई सजा नहीं मिलने वाली है। ये मैं आपको एज ए लॉयर के रूप से बता देता हूं। क्यों? क्योंकि एनटीए ने रीजनेबल प्रिकॉशंस लिए हैं। पेपर लीक हो गया तो हो गया, क्या करना, ये मेरी फुल रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है कि मुझे रीजनेबल प्रिकॉशंस रखने थे, जिसकी वजह से पेपर की कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन्ड रहे, और वो हमने किया। उसके बाद भी लॉ फेल हो गया, उसके बाद भी पेपर लीक हो गया, जिस पेपर लीक की वजह से एग्जाम को कैंसिल कराना पड़ा, और उसकी वजह से बच्चों को लॉस हुआ। तो हम लायबल हैं? तो हम लायबल नहीं है साहब। ये लिंकेजेस ब्रेक हो गया। तो सवाल उठता है, जब आप यहां पे आएंगे, क्या एनटीए लायबल है बिकॉज द पेपर लीक्ड एंड प्रिया सफर्ड लॉस? इमोशनली आपको लगेगा कि नहीं नहीं, यही आंसर होगा,
क्यों? क्योंकि एनटीए लायबल है, क्योंकि उसने एग्जाम कंडक्ट कराया, उसकी वजह से पेपर लीक हुआ। वो पेपर लीक होने से रोक नहीं पाया, कॉन्फिडेंशियलिटी की जिम्मेदारी उनकी थी और उसकी वजह से प्रिया को लॉस हुआ। आपको लगेगा कि आंसर ये होगा, लेकिन आंसर ये होगा नहीं। क्यों? क्योंकि जो लिंक है वो ब्रेक हो गया। प्रिंसिपल इस ऑप्शन पे अप्लाई ही नहीं हो रहा है। क्या किया जाए? कम टू द नेक्स्ट वन। एनटीए इज नॉट लायबल एज इट हैड डिप्लॉयड द मल्टीपल सिक्योरिटी मेजर्स। एनटीए लायबल नहीं होगा क्योंकि उसने सभी चीज डिप्लॉय किए जो हमने प्रिंसिपल्स पे देखे हैं। कंस्टिट्यूटिंग रीजनेबल प्रिकॉशन, ये आंसर सही हो सकता है, मगर हम पहले दोनों ऑप्शन को भी ध्यान से देख लेते हैं। प्रिया इज नॉट इंटाइटल्ड टू कंपनसेशन बिकॉज द एनटीए वेव्ड द रीटेस्ट फी। देखिए, रीटेस्ट फी कंपनसेशन नहीं होता। रीटेस्ट फी को कंपनसेशन में कैलकुलेट करना एब्सर्ड है। बहुत लोग क्या करेंगे, न्यूज देखेंगे, अरे एनटीए तो रीटेस्ट का फी ले ही नहीं रहा है, इसका मतलब है उसने कंपनसेट कर दिया। नो, 15,000 रुपए प्रिया के खर्च हुए और आने वाले टाइम में जो एग्जाम वो 21 जून को देगी उसमें भी 15,000 रुपए खर्च होंगे। सिर्फ एनटीए का फीस इन्वॉल्व नहीं है उस खर्च में। सो ये एक एब्सर्ड स्टेटमेंट दिया गया, इसका कोई लेना देना नहीं है। अभी भी प्रिया इज इंटाइटल्ड टू द कंपनसेशन। क्यों? क्योंकि एग्जामिनेशन कैंसिल हुआ है, प्रिया को लॉस हुआ है, तो एग्जामिनेशन बॉडी को ये देना पड़ेगा। ठीक है, हम उस पर भी बात करते हैं। कम टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज लायबल बिकॉज द एनटीए फंक्शंस अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। बहुत लोगों का डिमांड है कि धर्मेंद्र प्रधान जो एजुकेशन मिनिस्टर हैं भारत देश के, उनको रिजाइन करना चाहिए। पहली बात तो इस पेपर लीक के बाद ही बहुत सारे लोगों को यह पता चला होगा कि धर्मेंद्र प्रधान भारत के शिक्षा मंत्री हैं। नहीं तो आजकल भारत देश में कौन शिक्षा मंत्री है, कौन किस चीज का मंत्री है, ये आम जनता को पता भी नहीं होता है। तो बड़ा दुर्भाग्य की बात है, पता होना चाहिए। क्यों नहीं पता होता है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है साहब, कि आप बैठ करके सारे फैक्ट्स को याद कर रहे हैं कि कौन कौन मिनिस्टर है। ये तो जब मिनिस्टर अपने अपने विभागों की रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन मिनिस्टर किस चीज के लिए है। जब प्रधानमंत्री अगर रेलवे का उद्घाटन करेंगे तो रेल मिनिस्टर, पता ही नहीं चलेगा कि रेलवे मिनिस्टर कौन है। आप समझ रहे हैं बात? तो ये सब चीजें, तो अब मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है क्योंकि एनटीए उसके अंदर आता है। प्रिंसिपल, आपको ये बात, अगर आपने न्यूज फॉलो कर रखा है और आपके पास अगर एक नॉलेज है, तो आपको ये पता है कि हाँ भाई बिल्कुल एनटीए सरकार के अंदर काम करता है, शिक्षा मंत्रालय के अंदर काम करता है, तो जाहिर सी बात है सरकार रिस्पॉन्सिबल है। जो पूरी जनता, पूरा देश ये हंगामा कर रहा है कि सरकार रिस्पॉन्सिबल है, हाँ होगी, करने दीजिए हंगामा। लेकिन अभी जो दिया गया प्रिंसिपल आपके पैसेज में है, वो प्रिंसिपल सिर्फ इतना कहता है कि एनटीए ओनली एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी इज लायबल और नॉट लायबल, नॉट कि वो किसके अंदर, किस मंत्रालय के अंदर कार्यरत है। इसलिए एजुकेशन मिनिस्ट्री को भी ट्राई नहीं किया जाएगा, लायबल दोषी नहीं पाया जाएगा। तो ये भी ऑप्शन एब्सर्ड है। जब ये सब ऑप्शन एब्सर्ड है तो सबसे बेहतर ऑप्शन आपको यही लग रहा है और यही आंसर होगा। आई बात समझ? क्लियर है? ठीक है, तो ये बात आप समझ रहे हैं। अगर आप ये बात समझ रहे हैं तो आपको समझना होगा कि व्हाट अबाउट हु इज लायबल टू कंपनसेट? हु इज लायबल टू कंपनसेट? नो वन। क्यों? क्योंकि देखिए, एग्जामिनेशन बॉडी होना चाहिए। अगर वो रीजनेबल प्रिकॉशन नहीं लेती और उसकी वजह से, इन दोनों की वजह से कैंसिलेशन होता, हाँ अगर कैंसिलेशन हो गया, लॉस हो गया, अब देखिए यहां पे एरो लगा हुआ है, अगर कैंसिलेशन और लॉस होता है तो लायबल टू कंपनसेट, एनटीए इज लायबल टू कंपनसेट। तो इस केस में प्रिया, एनटीए 15,000 रुपए प्रिया के जो खर्च है उसके लिए लायबल है, तो आंसर हो जाएगा यस। क्योंकि ये जो लायबिलिटी है, कंपनसेशन की लायबिलिटी, वो इस चीज पे डिपेंड करती है कि कैंसिलेशन और लॉस हुआ या नहीं। तो यस, एग्जाम कैंसिल हुआ है, प्रिया को लॉस हुआ है, सो एनटीए इज लायबल फॉर दिस। बट एनटीए काउंटर आर्गुमेंट दे सकती है कि कैंसिलेशन हमारी वजह से नहीं हुआ है, हमने सभी रीजनेबल प्रिकॉशंस लिए हैं। ठीक है, और यहीं पे एक डिबेट हो जाएगा और एक क्लैश हो जाएगा। यहां पे सुप्रीम कोर्ट और न्यायालयों की यह जिम्मेदारी होगी कि वो अपनी लॉजिकल बुद्धि का यूज करे और प्रिया को या बाकी उन सभी स्टूडेंट को कंपनसेशन दिलवाए एनटीए से या नहीं। इतनी एग्जाम्पल के बाद ये दो जो अभी हमने पढ़ा है, उससे आपको एक बात समझ में जरूर आ गया होगा साहब, लॉ बहुत टेढ़ी चीज है।
टेढ़ी चीज नहीं है। एज अ क्लैट के स्टूडेंट आपको सिर्फ और सिर्फ उस प्रिंसिपल पे ध्यान देना है जो दिया गया है, उस फैक्ट्स पे ध्यान देना है जो आपको क्वेश्चन पेपर में पैसेज के माध्यम से दिया गया है, और उसी के आधार पर कोई एक्सटर्नल थॉट्स, कोई एक्सटर्नल बायसेस नहीं लगाने हैं और आपका आंसर करना है। सवाल आता है कि ऐसे तो न्याय नहीं मिलेगा, प्रिया को कंपनसेशन नहीं मिलेगा, एनटीए को दोषी नहीं दिया जाएगा, और ऐसे तो एग्जामिनेशन भारत देश में हर एग्जाम लीक होता रहेगा, क्योंकि हर बार सरकारें और एनटीए एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी यही कहेगी कि भाई हमने तो रीजनेबल प्रिकॉशन लिए, लेकिन उसके बावजूद भी हो गया। अब ये हो गया कैसे हो गया, कहां से हो गया, ये तो किसी को नहीं पता चलेगा। 2024 में भी क्या हुआ किसी को नहीं पता चल रहा। हु इज रिस्पॉन्सिबल नहीं मालूम। तो सवाल है ये पेपर लीक कैसे रुकेगा? ये पेपर लीक रुकेगा जब लॉ मजबूत होंगे, लॉ सही मायने में फुल प्रूफिंग, रीजनेबल की जगह फुल प्रूफिंग वर्ड का इस्तेमाल करेंगे कि दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी लाइक एनटीए, यूपीएससी, कि किसी भी रूप से पेपर लीक नहीं होना चाहिए। यू शुड हैव टू टेक द फुल प्रूफ मेजर्स to maintain the confidentiality of the question paper before the examination. Yes or no? ये बात होनी चाहिए। तो ये बात एक लॉयर का काम नहीं है करना, लेकिन एक सिटीजन का काम हो सकता है। सिटीजन डिमांड कर सकती है, लेकिन सिटीजन जब उसी समय डिमांड करेगी जब सिटीजन को यह समझ में आएगा कि लॉ और मोरालिटी, इन सब चीजों में क्या फर्क है। तो कानून, कैटरीना की शादी कब हुई ये सबको याद है, कैटरीना के बच्चे कब हुए ये सबको याद है, कैटरीना का हस्बैंड कौन है और किसका अफेयर किससे चल रहा है ये आपको बड़ा बहुत इसमें रुचि है जनता को। लेकिन अगर जब तक जनता एक नागरिक के रूप से, नागरिक बनकर सरकारों से, अपने सांसदों से ये सवाल नहीं पूछेंगे कि जो लॉ बना वो मजबूत क्यों नहीं है, या लॉ जो बन रहा है हम उसकी लाइन बाय लाइन को ध्यान से नहीं देखेंगे और लगेगा लाइन बाय लाइन कि उसमें बहुत सारे लूप होल्स हैं, उस लूप होल्स को फुलफिल करने की जरूरत है, जिससे ना तो ऐसे कभी एग्जामिनेशन के पेपर लीक हो, अगर हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी सरकारों पे, एजुकेशन मिनिस्ट्री पे, एनटीए पे या किसी भी एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी पे लगाया जा सके। और जब तक ये नहीं होगा इस देश में कभी भी पेपर लीक जैसी समस्याएं नहीं रुकेगी। लेकिन एज अ स्टूडेंट ऑफ लीगल रीजनिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड कि राइट नाउ योर ड्यूटी और योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू जस्ट फोकस ऑन द प्रिंसिपल रेदर देन क्या होना चाहिए और नहीं होना चाहिए। जब आप दे तो आप अपने दिमाग, और मैं ये ट्रेनिंग आपको इन दोनों चीजों से अलग करते हुए आपको बताता भी चलूंगा कि आपका दिमाग कैसे प्रोग्राम्ड होना चाहिए, कैसे आपका माइंड ट्रेंड होना चाहिए एज अ लॉयर, कि आप जब एग्जामिनेशन हॉल में बैठे और लीगल रीजनिंग के क्वेश्चंस को देखें, जो 32 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, उस 32 क्वेश्चंस को देखें तो आप सही आंसर करके आए और किसी भी ट्रैप में ना पड़े। ट्रैप बहुत कुछ हो सकता है, आपको न्यूज़पेपर नहीं पता, न्यूज़ की आपकी फॉलोइंग नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लीगल नॉलेज है या नहीं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यू शुड हैव टू स्टिक, यू शुड हैव टू डू वन थिंग ओनली, ट्रेन योर ब्रेन जस्ट लाइक अ लॉयर टू जस्ट फोकस ऑन दैट। और जब आप एग्जाम क्लियर कर लेते हैं, आप लॉ स्कूल में होते हैं, तो आप पैरेलली ये कोशिश कर सकते हैं कि हमारे देश की जो लॉ है, कानून है, जो बन रहे हैं, बनते हैं, वो बहुत मजबूत बने। और इसके लिए आप सरकारों से एज अ सिटीजन अकाउंटेबिलिटी सरकारों से डिमांड कर सकते हैं, आप अपने आसपास के लोगों को जागृत कर सकते हैं। एज अ लॉयर, एज अ अपकमिंग लॉयर ये कर सकते हैं। क्लियर है? नाउ कम टू द लास्ट वन। अब मैं आपको एक टास्क देता हूं कि अगेन इसको आप प्रैक्टिस के रूप से देखें, क्योंकि मैंने आपको 2 करा दिया, प्रैक्टिस के रूप से देखें, और यहाँ पे प्रिंसिपल है और आपके सामने फैक्ट्स है, इन दोनों चीजों को आप मैच कराएं, ठीक है, स्पार्क मेथोडोलॉजी का यूज करके, और आंसर दीजिए। क्या कहता है प्रिंसिपल? हूएवर बाय वर्ड्स, जेस्चर और इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, कोई अपने शब्दों से, अपने जेस्चर से, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से, मोबाइल, फेसबुक, सोशल मीडिया या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन से रिटेन करता, धमकी देता है एक एग्जामिनेशन बॉडी को। लाइक कोई, मान लेते हैं कि कोई स्टूडेंट है जो काफी फ्रस्ट्रेट हो गया इस कैंसिलेशन की वजह से। क्यों? क्योंकि पहले जब उसने एग्जाम दिया तो वो काफी अच्छा मार्क्स स्कोर कर रहा था और उसकी मेहनत बर्बाद हो गई। जाहिर सी बात है वो फ्रस्ट्रेट होगा, बिल्कुल फ्रस्ट्रेट होगा, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी, संभावनाएं उस एग्जामिनेशन में ज्यादा थी, क्योंकि एग्जामिनेशन 2 घंटे का खेल होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर भी हर मैच में शतक नहीं लगा सकता, उसी तरीके से हर स्टूडेंट
हर एग्जामिनेशन में उतना ही स्कोर कर ले, जरूरी नहीं है। उस समय उसकी मनोस्थिति क्या है ये उस चीज पे डिपेंड करता है। क्वेश्चन पेपर किस तरीके से आया, जैसे बॉलर किस तरीके से बॉलिंग कर रहा है, उस पर डिपेंड करता है। ये कह देना कि अरे स्टूडेंट पढ़ा है वो कोई भी एग्जाम निकाल लेगा, कोई लॉजिक नहीं है इस बात पे। तो लॉजिक जरूरी है, तो ये बात समझिए कि मैं बस आपको एज ए यूं ही कह रहा हूं, लेकिन आप यहां पे देखें कि हो सकता है कि फ्रस्ट्रेशन हो, बिल्कुल होगी, और वो अपनी फ्रस्ट्रेशन निकालने के लिए वर्ड्स के माध्यम से, जेस्चर के माध्यम से, या फिर किसी भी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के माध्यम से एनटीए को ये धमकी दे देता है कि विद डेथ और ग्रीवांसेस हर्ट, या फिर ऑफिशियल को डेथ की धमकी देता है, या फिर ग्रीवियस हर्ट की देता है कि मैं आपको डैमेज कर दूंगा, या ये वो, या इंटेंडिंग टू कॉज अलार्म, या फिर मेरा इंटेंडिंग उसका लग रहा है कि इंटेंडिंग टू कॉज अलार्म टू सच ऑफिशियल्स शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 ईयर। ऐसा कोई भी स्टूडेंट, कोई भी व्यक्ति, या कोई भी स्टूडेंट के माता पिता ये काम करते हैं तो उसे 2 साल की सजा हो जाएगी। ये आपने देख लिया प्रिंसिपल। कुछ फैक्ट्स निकालते हैं। फैक्ट क्या है? मेडिकल एस्पिरेंट विक्रम ट्वीट किया। ट्वीट आपको दिख रहा है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का पार्ट है। द एनटीए डीजी शुड बी स्केयर्ड, कि एनटीए का जो डीजी है भैया डर के रहो। इफ आई डोंट गेट अ फेयर रीटेस्ट, अगर मुझे एक फेयर रीटेस्ट नहीं मिलता है, यानी अगली बार जब एग्जामिनेशन होता है और अगर वो फुल प्रूफ नहीं होता है, अगर वो लीक हो गया, आई विल मेक श्योर, मैं ये कोशिश करूंगा कि ही पे द रूइनिंग माई लाइफ, कि वो व्यक्ति इसके लिए हर्जाना भुगते मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए। विक्रम फेल्ड नीट ट्वाइस बिफोर, पहले ही 2 बार वो हो गया। ये एब्स्ट्रैक्ट नॉइज है। आपको पैसेज में बहुत ऐसे नॉइज सुनाई देंगे जिसका कोई अर्थ नहीं है। जैसे आपने प्रीवियस पैसेज में देखा कि उसका फादर एक डेली वेज लेबरर है। हाँ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, उसका प्रिंसिपल से कोई लेना देना नहीं है। हमें इमोशनली वो जोड़ने की कोशिश कर रहा होगा पैसेज आपको, बट आपको स्ट्रैप में नहीं फंसना है। यहाँ पे भी कह रहा है कि विक्रम ऑलरेडी 2 बार पहले फेल हो चुका है, हमें उसको प्रीमाइस नहीं रखना। हो चुका है, हमें फर्क नहीं पड़ता, आपको पैसेज पे स्टिक्ड रहना है। एनटीए डायरेक्टर जनरल फाइल से पुलिस कंप्लेंट फाइल कर दिया फॉर अ डेथ थ्रेट। आप देख रहे हैं इस फैक्ट में कि क्या डेथ थ्रेट दिया गया है, इसने फाइल कर दिया। विक्रम लॉयर आर्ग्यू करता है इट इज अ वेग एक्सप्रेशन ऑफ फ्रस्ट्रेशन, एक वेग एक्सप्रेशन है फ्रस्ट्रेशन का, बस इसके लिए उसको सजा इस प्रिंसिपल के आधार पर नहीं दिया जाएगा। आपकी ड्यूटी है, टेक योर टाइम, टेक योर पेन और पेपर, पॉज दिस वीडियो एंड जस्ट सॉल्व दिस क्वेश्चन कि आंसर क्या होगा। सॉल्व दिस क्वेश्चन। क्या विक्रम को सजा मिलनी चाहिए इस प्रिंसिपल के आधार पर? आप कमेंट करके आंसर बताएं, यस और नो, बस इतना ही बताएं। क्या विक्रम को इस कानून के तहत, इस प्रिंसिपल के तहत सजा मिलेगी यही या नहीं? आपका आंसर क्या होगा आप बताएं, सिर्फ यस और नो, मेरे इस सवाल का जवाब दीजिए आप। बाकी तो 4 ऑप्शन आपको मिलेंगे, उस 4 ऑप्शन में से आपको एक चूज करना है, ठीक है? तो आप टाइप कीजिए, वीडियो को पॉज करके आप इसको अटेम्प्ट कीजिए, और मैं चाहता हूं कि आप अटेम्प्ट कीजिए अगर आप क्लैट एग्जामिनेशन में अपीयर हो रहे हैं, या फिर क्लैट एग्जामिनेशन आपने दे रखा है पहले और आपको क्लैट की समझ है, या फिर एक आप लॉ से बिलोंग करते हैं, लॉ स्टूडेंट से बिलोंग करते हैं, या फिर आप सही मायने में इसको एक बहुत इंटरेस्टिंग केस स्टडी के रूप में अटेम्प्ट करना चाहते हो, तो जस्ट अटेम्प्ट इट, ठीक है? क्या होगा? मेरे हिसाब से आंसर होगा नहीं। क्यों? क्योंकि यहां पे विक्रम ट्वीट करता है, हाँ ठीक है, एक कंडीशन फुलफिल हो रहा है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के थ्रू ट्वीट किया, प्लस उसने वर्ड्स का भी इस्तेमाल किया जिसमें वो कहता है कि अगर धमकी दी है उसने, अगर एक फेयर रीटेस्ट नहीं होता है, मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि मेरी जिंदगी बर्बाद करने के लिए एनटीए के जो डायरेक्टर जनरल है उनको डर के रहना है और उसके लिए उनको भुगतना पड़ेगा। लेकिन उन्होंने डेथ थ्रेट नहीं दिया है, और ये बात करता है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसा करता है विथ डेथ, या तो डेथ थ्रेट दे, या तो ग्रीवियस हर्ट करने की धमकी दे, या इंटेंडिंग टू कॉज अलार्म टू सच ऑफिशियल, या फिर सिर्फ उसको एक अलार्मिंग बेल दे, ऑफिशियल शैल बी पनिश्ड विद द इम्प्रिजनमेंट ऑफ अप टू 2 ईयर्स, ठीक है? अब फॉर्मूला स्पेसिफिक थ्रेट ऑफ डेथ ग्रीवियस हर्ट प्लस इंटेंड टू कॉज अलार्म, ये दोनों चीज के बीच में ब्रेक नहीं होना। अगर ये होता है तो वो लायबल है, और अगर इस दोनों के बीच में कोई ब्रेक हो जाता है तो वो लायबल नहीं है। 4 ऑप्शन हैं आपके पास, ये 4 ऑप्शन को देखिए
और मेरा आपसे रिक्वेस्ट है कि इसका आंसर क्या होगा, आप आंसर भी पैरेलली अपने ही कमेंट के नीचे, जो कमेंट आपने यस और नो किया है उसी कमेंट के नीचे आप एक रीकमेंट कीजिए और इसका आंसर बताइए कि क्या होगा। विक्रम इज लायबल एज ही इंटेंडेड टू कॉज अलार्म। क्या विक्रम लायबल है अलार्म क्योंकि उसने एक कॉज अलार्म किया है? मैं पहले रीड आउट कर रहा हूं और आप आंसर कीजिए पहले। विक्रम इज नॉट लायबल एज हिज वर्ड डू नॉट कंस्टिट्यूट अ स्पेसिफिक थ्रेट ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। थर्ड वन, Vikram is liable as he posted on a public platform. Fourth one, Vikram is not liable as the NTA is responsible for the cancellation. Take your time, pause the video, just answer it. ठीक है, पहले चीज पे हम फोकस करते हैं, फर्स्ट पे, और प्रिंसिपल को अप्लाई करवाते हैं इस पे। विक्रम इज लायबल इक्वल टू है एज ही इंटेंडेड टू कॉज अलार्म। एक चीज को सेटिस्फाई कर रहा है, दूसरे को नहीं, ये ऑप्शन नहीं होगा क्योंकि यहां पे कोई लिंकेजेस नहीं है। दूसरा है विक्रम इज नॉट लायबल, विक्रम इज नॉट लायबल एज हिज वर्ड डू नॉट कंस्टिट्यूट अ स्पेसिफिक थ्रेट ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट। यस, स्पेसिफिक थ्रेट दिया था उसने, हाँ ये किया था, इसने ये नहीं किया, तो जाहिर सी बात है ही इज नॉट लायबल। बिल्कुल ये आंसर सही होगा क्योंकि वो लायबल नहीं होगा, क्योंकि उसके शब्द स्पेसिफिक थ्रेट और ग्रीवियस हर्ट को नहीं कर रहा, प्लस उसने इंटेंट ये जरूर किया है, लेकिन उसके साथ अगर ये सेटिस्फाई हो जाता तो लायबल होता, लेकिन वो नहीं लायबल है क्योंकि कोई स्पेसिफिक थ्रेट ऑफ डेथ और ग्रीवियस हर्ट करने का कोई थ्रेट उसने अपने ट्वीट में नहीं लिखा है। विक्रम इज लायबल एज ए पोस्टेड ऑन पब्लिक प्लेटफॉर्म। ठीक है, पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कुछ भी वो पोस्ट कर सकता है, उसके लिए वो लायबल हो जाए क्योंकि ये अधूरा स्टेटमेंट है। दिस इज नॉट अ कंप्लीट स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को अप्लाई नहीं किया जा सकता क्योंकि अधूरा स्टेटमेंट है। इसमें सिर्फ एक ही चीज लिखा हुआ है कि उसने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के थ्रू बस एक ट्विटर पे ट्वीट किया है। चौथा, विक्रम इज नॉट लायबल एज द एनटीए इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द कैंसिलेशन। एनटीए ने रिस्पॉन्सिबल है कैंसिलेशन के लिए, तो विक्रम लायबल नहीं है। ये तो एकदम एब्सर्ड स्टेटमेंट है जिसका कोई दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है, पैसेज से, प्रिंसिपल से कुछ भी नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। सो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। आप समझ रहे होंगे इस चीज के बाद ये 3 एग्जामिनेशन और एक बर्निंग इशू पे के केस स्टडी के थ्रू आपने बहुत कुछ समझा होगा कि हाउ टू अप्रोच द लीगल रीजनिंग क्वेश्चन इन द क्लैट एग्जामिनेशन। इसके साथ साथ एज अ पीपल ऑफ इंडिया, एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, आप लोग जो क्लैट के स्टूडेंट नहीं भी हैं, आपको भी ये समझ में आया होगा, और मैं चाहता हूं कि हर वो नागरिक, हर वो लोग जिसको लॉ की समझ नहीं है, उसे अगर लॉ में दिलचस्पी है और समझना है कि आखिर ऐसा क्यों होता है कि लास्ट ईयर जब 2024 में एग्जामिनेशन हुआ था और पेपर लीक हुआ था नीट का, उस समय सुप्रीम कोर्ट ने क्यों सिर्फ कुछ रिजल्ट को डिस्क्वालीफाई किया था, रिजल्ट को कैंसिलेशन किया था और री एग्जाम करवाया था, जबकि पूरे नीट एग्जामिनेशन को कैंसिल नहीं किया था। जबकि बहुत लोगों का आज भी क्रिटिसिज्म है कि ऐसा होना चाहिए था। लास्ट टाइम भी बहुत सारा क्रिटिसिज्म था कि एनटीए को पनिश करना चाहिए था, उसको डिसॉल्व कर देना चाहिए था, क्योंकि वो लगातार ऐसे पेपर लीक उनकी वजह से हो रहे हैं और ये फ्रस्ट्रेटिंग है फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया, फॉर द पीपल ऑफ इंडिया। लेकिन कानून क्यों नहीं सजा देता है ऐसे लोगों को? कानून इसलिए नहीं सजा देता है क्योंकि लॉ के अंदर ऐसे बहुत सारे लूपहोल्स हैं या प्रिंसिपल्स लॉ के ऐसे बने हुए हैं जिस पे उनको लायबल, उनको जिम्मेदार, उनको रिस्पॉन्सिबल ठहराया ही नहीं जा सकता। तो आप बहुत कुछ समझे होंगे इस 3 एग्जाम्पल से, 3 जो हमने केस स्टडी देखा उससे आपको समझ में बहुत कुछ आया होगा। आपके अंदर के इस जो एक स्पार्क है, आपकी जो ऑलरेडी एक बायसेस और पहले से जो नॉलेज है या नोशंस है, उसको भी क्वेश्चन करके या डिसकंस्ट्रक्ट करने का मौका मिला होगा। और जब तक आप इस चीजों को डिसकंस्ट्रक्ट नहीं करते हैं, तब तक आप सरकारों से, पार्लियामेंटेरियन से, लॉ मेकर से एक अच्छे लॉ की कामना नहीं कर सकते हैं या डिमांड नहीं कर सकते हैं। आप तभी डिमांड करेंगे जब आपको समझ में आएगा कि आखिर पूरा लॉ वर्क कैसे करता है, पूरा लीगल सिस्टम हमारा कैसे वर्क करता है, एक लीगल रीजनिंग किस तरीके से वर्क करती है। जब तक आप नहीं समझेंगे तब तक आप लॉ में या चीजों में सुधार नहीं कर सकते, और जब तक सुधार नहीं होगी तब तक आप जस्टिस तक पहुंच भी नहीं सकते हैं। शायद जस्टिस नहीं मिलेगा, वो हमेशा की तरह एक भगवान की रूप में ही बना रहेगा कि हो सकता है कि कभी मिल भी जाए और ज्यादा चांसेस है कि वो ना मिले। जब आप ये चीजें कर ले तो आप एक इन तीनों केस स्टडीज की लॉग बुक बनाए, जहां पे आपको दिख रहा है पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरीके से आप अपना एक लॉ बुक A4 शीट में आप प्रिंट कर ले, निकाल ले, प्रिंसिपल इनवर्ड्स, फॉर्मूला, 1 मेमोरी हुक, आप इस तरीके से कर लें और आप
बनाते चले, तो जब आप एग्जामिनेशन से पहले इस पूरे लॉग बुक को देखेंगे, इस रिकॉर्ड को देखेंगे, आपको रियलाइज होगा कि यू हैव मास्टर्ड ऑलरेडी इन द प्रिंसिपल, यू हैव मास्टर्ड टू अंडरस्टैंड कि हाउ टू अप्रोच द लीगल रीजनिंग क्वेश्चन। और चांसेस आर देयर कि आपको करंट अफेयर्स के फैक्ट्स पता हो ना हो, आपके लॉ की जो जार्गन्स है वो पता हो ना हो, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग अगर है तो आप 32 आउट ऑफ 32 क्वेश्चंस को सही करके आएंगे लीगल रीजनिंग में। आई होप आपको ये पूरा का पूरा क्लास बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा, और ऐसे बहुत सारे जो आर्गुमेंट्स हैं, जो चीज़ें हैं, आपने देखा होगा, इसको आपने सीखा भी है यहाँ पे। अगर आज का क्लास आपको काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा है तो आप अपने जान पहचान के लोग जो अक्सर डिबेट में उलझ जाते हैं, उन लोगों के साथ इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, जिससे उनके अंदर भी लॉ और लीगैलिटी की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, जिससे वो भारत देश के कानून व्यवस्था को अच्छे से समझ सके। इसके साथ साथ अगर आप क्लैट की तैयारी करते हैं तो स्टडी प्लेक्सिटी के ऐप पर 2 कोर्स लॉन्च किए गए हैं। एक कोर्स उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो 2027 में क्लैट एग्जाम को अपीयर करने वाले हैं। उनके लिए है दिस बेसिकली क्लैट ब्लैक एंड व्हाइट टारगेट कोर्स, जहां पे 7 महीने के अंदर 6 से 7 महीने के अंदर आपको क्लैट की पूरी पढ़ाई कराई जाएगी, जिससे आप क्लैट एग्जामिनेशन में अपनी कमांड को काफी मजबूत कर सकते हैं। ये उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए है जो अभी 2026 के क्लैट एग्जामिनेशन जो दिसंबर में होने वाला है उसको अटेम्प्ट करने वाले हैं। अगर आपको लगता है कि आप स्टडी प्लेक्सिटी के साथ अपनी क्लैट एग्जामिनेशन को 1 स्टेप ऊपर लेके जा सकते हैं, तो मेरा ये हाईली रिकमेंडेशन होगा कि आप इस कोर्स को ज्वाइन करें। क्या इस कोर्स के अंदर है? इस कोर्स के अंदर बहुत सारी चीजें हैं। हर वीक 3 दिन करंट अफेयर्स की क्लासेस कराई जाएगी। हर वीक 3 दिन लीगल रीजनिंग की क्लास कराई जाएगी। स्टडी प्लेक्सिटी बाकी कोचिंग इंस्टीट्यूट से काफी अलग है। क्यों अलग है, मैं उसके पीछे का रीजन बताता हूं। पहला रीजन, अक्सर कोचिंग संस्थान आपसे बहुत मोटी फीस लेते हैं, 1 लाख रुपए 1 साल के कोर्स के लिए। और 1 साल मतलब कहने को 1 साल होता है, जनरली वो अप्रैल में स्टार्ट होता है और दिसंबर तक होता है। 6-7 महीने का कोर्स होता है। उस 6 से 7 महीने के लिए आपसे एक एग्जॉर्बिटेंट अमाउंट ऑफ मनी आपसे लिया जाता है, जिसमें आपसे ऑफलाइन सेंटर के लिए 1 लाख रुपए तक आपसे चार्ज किया जाता है, और ऑनलाइन के कोर्सेज में आपसे 40,000, 25,000 से लेकर 40,000 रुपए तक आपसे चार्ज किया जाता है। और उसके चार्ज करने के बावजूद आपको वीक में 1 दिन करंट अफेयर की क्लास दी जाती है, 1 दिन लीगल रीजनिंग की क्लास दी जाती है। जबकि करंट अफेयर और लीगल रीजनिंग दोनों मिला करके जो सबसे बड़ा सेगमेंट है, जिससे 64 क्वेश्चन यानी 64 क्वेश्चन आने हैं आउट ऑफ 120 क्वेश्चन, और उस चीज की तैयारी के लिए सिर्फ 2 क्लासेस कराई जाती है वीक में, बाकी कोचिंग संस्थानों के द्वारा, चाहे ऑफलाइन या ऑनलाइन। लेकिन स्टडी प्लेक्सिटी इस 64 क्वेश्चंस की जो सेक्शन है लीगल रीजनिंग एंड करंट अफेयर, उसके लिए वीक में 3 क्लासेस लीगल रीजनिंग की, 3 क्लासेस करंट अफेयर्स की कराती है। इसके साथ साथ आपको इंग्लिश, लॉजिकल रीजनिंग और एप्टीट्यूड, इसकी भी क्लासेस वीकली प्रोवाइड कराई जाती है। वीकली मींस वीक में 2-2 क्लासेस आपको प्रोवाइड कराई जाती है। इसलिए आई विल हाईली रिकमेंड कि आप अगर किसी दूसरे रांची में नहीं रहते हैं, किसी दूसरे सिटी में रहते हैं, तो आप हमारे ऑनलाइन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हैं, जो अभी तक पूरे पैन इंडिया सबसे कम प्राइस में क्लैट की तैयारी करा रही है। अगर आप रांची में रहते हैं तो आप पुंदाग के हमारे ऑफलाइन सेंटर पे विजिट कर सकते हैं और ऑफलाइन क्लासेस में अपीयर हो सकते हैं। ऑफलाइन क्लासेस की जो प्राइस है वो भी काफी कॉम्पिटिटिव है, जहां पे आपको रांची जैसे मार्केट में 1 लाख रुपए से भी ज्यादा अमाउंट आपसे क्लैट के 1 साल की जो तैयारी है 2026 क्लैट के लिए चार्ज की जा रही है। वहीं पे स्टडी प्लेक्सिटी आपसे सिर्फ 50 to 60,000 रुपीज की फी चार्ज कर रही है, दैट्स इट फॉर द एंटायर कोर्स। वहीं अगर आप 2027 में क्लैट को अपीयर करना चाहते हैं तो आप क्लैट स्टेप अप फाउंडेशन कोर्स से जुड़ सकते हैं, जिसमें आप 2027 के क्लैट एग्जाम को अटेम्प्ट कर सकते हैं। क्लियर है? और ये 2028 इसलिए लिखा हुआ है क्योंकि बेसिकली इसका रिजल्ट 2028 में आता है, इसलिए 2028 का एग्जामिनेशन होता है, इसलिए 2028 लिखा है, सो डोंट कंफ्यूज फॉर दैट। एग्जामिनेशन 2027 में। यहां पे आपको 1.5 साल की पूरी कोर्स कराई जाएगी, और सिमिलरली इसी तरीके से आपको लीगल रीजनिंग, करंट अफेयर और बाकी सब्जेक्ट्स की क्लासेस प्रोवाइड कराई जाएगी, ऑनलाइन भी और ऑफलाइन भी। जो लोग ऑफलाइन में जुड़ेंगे उनको ऑनलाइन का एक्सेस फ्री ऑफ कॉस्ट दे दिया जाएगा, और दोनों कोर्सेज के अंदर
टेस्ट सीरीज इंक्लूड है, दैट इज एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट, जिसमें आपकी तैयारी को और ज्यादा मजबूती दी जाएगी टेस्ट सीरीज के माध्यम से। सो आप स्टडी प्लेक्सिटी का ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और चेकआउट कर सकते हैं हमारे कोर्सेज, अगर आप क्लैट के एस्पिरेंट्स हैं। सो हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, और नेक्स्ट क्लास में जब हम मिलेंगे तो हम इस पाक टेक्निक को और भी ज्यादा डिकोड करेंगे, और जो भी फाउंडेशनल चीजें हैं क्लैट के लीगल रीजनिंग सब्जेक्ट में, हम उन सबको भी पढ़ेंगे, लाइक लॉ ऑफ टॉट, क्रिमिनल लॉज, इसके साथ साथ कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क्स और पब्लिक पॉलिसी, इन सबको भी डिकोड करेंगे एक एक करके साथ, धीरे धीरे, वो भी पूरे सिस्टमेटिक और स्ट्रक्चरली और आसान भाषा में, जिससे आपको समझ में आए। और सबसे बड़ी बात, सभी एग्जाम्पल्स रियल लाइफ इवेंट से जुड़े होंगे, जो आज आपको उसकी जानकारी होगी, और जो करंट से भी जुड़े होंगे, जिससे आप करंट अफेयर्स की भी तैयारी साथ में पैरेलली लीगल रीजनिंग के क्लासेस में भी कर सकते हैं। आई विल पिक दैट टाइप ऑफ केस स्टडीज जो करंट अफेयर के एग्जामिनेशन में, करंट अफेयर के क्वेश्चंस में भी आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो। सो अगर आप हमारे साथ इस क्लैट की पूरी तैयारी में जुड़े रहना चाहते हैं, तो आप स्टडी प्लेक्सिटी के क्लैट चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और आप स्टडी प्लेक्सिटी के ऐप को भी डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।